आधी रात का वक्त और अचानक एक माँ का फोन आता है जिससे उसकी दोनों बेटियों की नींद उड़ जाती है। माँ बुरी तरह घबराई हुई है क्योंकि उसके घर में पड़ोसी की लाश पड़ी है। पति के जाने के बाद वो अकेली रहती थी, तो मौत चाहे जैसे भी हुई हो, कानून की नजर में फंसेगी तो माँ ही। इसलिए दोनों बेटियां भागती हुई माँ के पास पहुंचती है। मगर सवाल बहुत है, वो आदमी आया ही क्यों था, उसका मकसद क्या था और आखिर हुआ क्या? इस मौत के पीछे कौन सा राज छिपा है, ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं माँ बहन का ये अजीबोगरीब किस्सा। पर रुकिए, ये कहानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। तो साहब, कहानी शुरू होती है जया से। शादी को कई साल बीत चुके थे, मगर जया के घर बच्चा नहीं हो रहा था। और मजे की बात यह कि उसके शौहर को इलाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए जया एक फर्टिलिटी सेंटर पहुंची थी ताकि आईवीएफ तरीके से बच्चा ले सके। मगर शौहर की इजाजत के बिना जया की मदद करने में डॉक्टर थोड़ा हिचकिचा रही थी। ऊपर से इस सब तरीके में पति और पत्नी दोनों के सैंपल चाहिए होते हैं जिन्हें लैब में मिलाया जाता है। तो शौहर को बिना बताए ये सारा प्रोसेस करना काफी मुश्किल था। पर जया ने भरोसा दिलाया, जैसे उसने पहले चालाकी से शौहर का सैंपल ले आई थी वैसे इस बार भी मैनेज कर लेगी। डॉक्टर पूरी तरह आश्वस्त तो नहीं हुई, फिर भी जया ने पूछा कि इस प्रोसेस में कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर ने बताया कोई 5 से 5.5 लाख रुपए लग जाएंगे। ये सुनते ही जया का दिल बैठ गया, क्योंकि इतने पैसे उसके पास थे ही नहीं। खैर, इसके बाद जया फटाफट घर लौट जाती है। वजह ये कि उसका ससुर बार बार फोन करके उसे घर बुला रहा था ताकि वो आकर चाय नाश्ता बनाए। दरअसल जया मंदिर जाने का बहाना बनाकर चुपके से डॉक्टर के पास आई थी, तो पकड़े जाने के डर से वो जल्दी से घर लौटकर नाश्ता बनाने में जुट जाती है। अब जया के शौहर के अलावा 3 देवर भी हैं और तीनों ही नंबर 1 के निकम्मे मेंढक की तरह बैठे रहते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में एक साथ बोल उठते हैं, भाभी रोटी चाहिए। 3 लोगों की रोटी बनाते बनाते जया का हाल बेहाल हो जाता है। इधर जया का शौहर मानस ठाठ से इधर उधर घूमता रहता है। उसी वक्त मानस जया की छोटी बहन सुषमा के साथ वीडियो लाइव कर रहा था। आजकल ये दोनों साली जीजा कोलैबोरेशन कर रहे थे, जिससे वीडियो पर खूब रीच मिलती थी। हालांकि कई लोग गंदे कमेंट भी करते और तब सुषमा अपना आपा खोकर खुद भी घटिया हरकतें करने लगती थी। खैर, जया और सुषमा के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी माँ रेखा अकेले घर में रहती है। वो एक बार में काम करती है, मगर उसकी एक बुरी आदत भी है, जुए की लत। इस ढलती उम्र में भी रेखा की खूबसूरती के आगे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब फिदा हो जाते हैं। ऊपर से कम उम्र से ही रेखा साड़ी के साथ हमेशा स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है, इसलिए सबकी एक्स्ट्रा नजरें उस पर टिकी रहती हैं। तो आज की तरह रेखा अपना काम खत्म करके रात को घर लौटती है। आते वक्त वो 2 बोतल शराब भी ले आई थी। घर पहुंचकर नहा धोकर उसने शराब की बोतल और गिलास सजा कर रख दिए, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। थोड़ी देर बाद जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, रेखा के अंदर एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है। उधर जया सबका खाना खत्म होने के बाद झूठे बर्तन साफ कर रही थी। उसी वक्त उसका शौहर मानस घर लौटता है। मानस ने मेज पर शराब की बोतल रखी तो उसकी जरूरत समझकर जया एक गिलास ले आती है। मगर इतने से भी मानस खुश नहीं, क्योंकि गिलास पकड़ाने से पहले जया ने हाथ नहीं धोए थे। खैर, रात का खाना खत्म करके मानस सो गया। जया जागती रही और मानस सुषमा का वो वीडियो देखने लगी। दोनों की इतनी चौंचलेबाजी देखकर जया को बहुत बुरा लगा, तो फोन रखकर वो सोने जा ही रही थी कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। फोन पर रेखा बुरी तरह घबराई हुई थी और रो रही थी। रेखा ने सुषमा को भी बुलाने को कहा। जया ने बताया कि सुषमा अब यहाँ नहीं रहती। ससुर के साथ झगड़े के बाद से सुषमा कहीं और रहने लगी है। तब रेखा ने कहा, फिर सुषमा को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ लो, क्योंकि जो हुआ है वो दोनों को बताना जरूरी है। जया का सुषमा से बात करने का मन तो नहीं था, फिर भी माँ के दबाव में उसने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ ही लिया। सुषमा उस वक्त सो रही थी। वो जानती है कि माँ हर बात पर हद से ज्यादा नाटक करती है, इसलिए वो चिढ़ गई। रेखा भी खुलकर कुछ बताने के बजाय इधर उधर की बातें करके रोती रही, जैसे पिछले महीने एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा था, फिर भी वो वही रास्ता पार करके आगे चली गई थी। शायद उसी का असर है कि आज ये मुसीबत आई। आखिर में माँ की बातों से जब दोनों चिढ़ गईं, तब रेखा ने बताया, पड़ोस वाले गुप्ता जी मर गए हैं। दोनों बहनों ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इंसान तो मरता ही है। मगर जैसे ही रेखा ने कहा कि गुप्ता उसी के घर में मरा है, एक बहन के होश उड़ गए और दूसरी की नींद। रेखा ने दोनों को जल्द से जल्द घर आने को कहा और फोन रख दिया। रेखा बार बार गुप्ता की लाश की तरफ देखती और सिहर उठती। गुप्ता औंधे मुंह पड़ा था और फर्श पर खून में लथपथ था। और वैसे भी रेखा एक औरत के तौर पर बड़ी भिजोल टाइप की थी। वो अपने पति के साथ शादी करके सबसे पहले इसी आदर्श कॉलोनी में आई थी। बाइक पर पति के साथ कॉलोनी में घुसते ही बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। इतनी खूबसूरत दुल्हन इस कॉलोनी में आज तक किसी को नसीब नहीं हुई थी। मगर रेखा जैसा स्लीवलेस ब्लाउज भी कॉलोनी में किसी ने कभी नहीं पहना था।
तो जैसे ही साड़ी का आंचल सरका और स्लीवलेस ब्लाउज दिखा, सास से लेकर बाकी सारी औरतें मुंह फेरकर चली गईं और रेखा ने जैसे ही घर की देहरी पर पैर रखा, आसमान काले बादलों से ढक गया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। कहते हैं वो बारिश 2 दिन तक थमी ही नहीं थी। बारिश के अलावा रेखा की नजर एक और चीज पर गई, पड़ोस वाले गुप्ता जी पर। रेखा ने गुप्ता को कई बार इशारे भी किए, मगर गुप्ता शर्मीला होने की वजह से रेखा के सामने से कट लेता था। वैसे भी रेखा हर मामले में काफी फास्ट थी। जैसे शादी के ठीक 7 महीने के अंदर ही उसकी पहली बेटी जया पैदा हो गई। इसके बाद उसे किसी और का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं रह जाती। मगर रेखा किसी फुल लेंथ सिनेमा से कम भी नहीं थी, क्योंकि हर रविवार कॉलोनी के आसपास के सब लोग रेखा को देखने के लिए भीड़ लगाते। बेहतर व्यू देने के लिए तो चौकीदार ने टिकट सिस्टम तक चालू कर दिया था। दरअसल इस दिन रेखा के पति की छुट्टी होती थी और रेखा बरामदे में पति को तेल मालिश कर देती। ये नजारा देखकर अपने ही सपनों को गुनाह में बदलने को तैयार नौजवान चातक पक्षी की तरह टकटकी लगाए रहते। रेखा के दर्शन से उनके बदन में बिजली सी दौड़ जाती। मगर रेखा के पति की गृहस्थी ज्यादा दिन नहीं टिकी। रेखा जो बिजली सबके बीच फैलाती थी, वही बिजली बैकफायर करके घर में पति और सास दोनों को झटका देकर मार गई। दोनों के श्राद्ध में गुप्ता आकर फूलों की माला चढ़ा गया। वैसे इस घर का असली मालिक तो गुप्ता ही था, क्योंकि बहुत पहले रेखा के पति ने गुप्ता के पास ये घर गिरवी रखकर पैसे उधार लिए थे। वो पैसे चुका ना पाने की वजह से कानूनन ये घर गुप्ता का हो जाता है। तो वो चाहता तो रेखा को घर से बाहर निकाल सकता था, मगर रेखा का रोना धोना देखकर उसका दिल पिघल गया। हालांकि रेखा के इशारे विशारे पसंद न आने पर गुप्ता मन ही मन बदचलन औरत कहकर गाली देकर निकल जाता था। तो ये थी रेखा और गुप्ता के बीच की कनेक्शन की कहानी। खैर, बीच में तो कई साल गुजर गए। उसके बाद ये हादसा। तो सुबह किसी को कुछ भनक लगने दिए बिना रेखा घर के सामने गार्डन में पानी दे रही थी। तभी जया आ पहुंचती है। रेखा जया का स्वागत ऐसे करती है मानो जया अचानक यहाँ आ गई हो। रेखा एक्टिंग करती है ताकि किसी को शक ना हो और सब नॉर्मल लगे। तो अंदर घुसकर गुप्ता की लाश देखकर जया भी थोड़ा घबरा जाती है। हक्का बक्का होकर वो सोफे पर बैठने जाती है तो रेखा उसे बैठने से रोक देती है, क्योंकि सोफे का एक पाया टूटा हुआ था। जया पूछती है, आखिर हुआ कैसे? रेखा जवाब देती है, कुछ दिन पहले झाड़ू लगाने के लिए उसने सोफा खींचा था और उसी में फर्श से अटककर पाया टूट गया। ये सुनकर जया झल्ला उठती है और कहती है, मैं सोफे के टूटे पाए के बारे में नहीं, बल्कि ये पूछ रही हूँ कि गुप्ता जी मरे कैसे। रेखा कुछ कहती उससे पहले ही घर में सुषमा घुसती है। वो भी ऐसी एक्टिंग करती है जैसे अचानक घर चली आई हो। फिर वो भी लाश देखती है। उसके बाद रेखा सबके लिए चाय बनाती है। रेखा को टेंशन थी कि जेल जाने पर शायद उससे कढ़ाई बुनाई का काम कराया जाएगा। सुषमा कहती है, टेंशन की कोई बात नहीं, तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। तब झल्लाकर जया सुषमा की तरफ इशारा करके माँ से पूछती है, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है, इसका बाप चीफ जस्टिस है क्या? दरअसल जया के पिता के मरने के बाद उनकी माँ के गर्भ से सुषमा पैदा हुई थी। मतलब वो दोनों सौतेली बहनें हैं। तो गुप्ता मरा कैसे, ये पूछने पर रेखा बताती है, दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने पूछा कौन है। गुप्ता दस्तक दे रहा है। जानकर रेखा ने उसके आने की वजह पूछी, मगर गुप्ता क्या कह रहा था रेखा सुन नहीं पाई। तो उसने दरवाजा खोल दिया और तभी गुप्ता अंदर घुसकर रेखा के साथ जबरदस्ती करने लगा। रेखा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गुप्ता को धक्का दिया। इससे गुप्ता अलमारी से जा टकराया। अलमारी के हैंडल से उसके पीछे चोट लगी। फिर उसने पर्दा पकड़ा और पर्दे की रॉड समेत फटकर फर्श पर गिर गया। पर्दे की रॉड भी गिरकर सीधे गुप्ता के सिर पर, और इसी तरह वो मर गया। पूरी कहानी सुनकर जया कहती है, ये तो सेल्फ डिफेंस में हुआ कत्ल है, इसलिए पुलिस को पता चले तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर सुषमा कहती है, माँ ने गुप्ता को घर के अंदर आने दिया था, इसलिए ये बात आसानी से कोई यकीन नहीं करेगा। इसी बात पर दोनों बहनों में झगड़ा छिड़ जाता है। तब रेखा उन्हें रोककर कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। गुप्ता तो मर ही चुका है, इसलिए उसे कंबल में लपेटकर केनाल में फेंक देंगे। ये सुनकर जया भड़क जाती है। रेखा ने जया को आते वक्त गाड़ी लाने को कहा था। अब जया को समझ आता है कि लाश ठिकाने लगाने के लिए ही माँ ने उसे गाड़ी लाने को कहा था, मगर जया इसके लिए राजी नहीं हो रही थी। तो इस बार रेखा से उसकी कहासुनी शुरू हो जाती है। तब सुषमा उन्हें रोककर कहती है, गुप्ता के घर वाले तो जरूर उसकी तलाश करेंगे, खासकर गुप्ता की बीवी जैसी खुर्राट औरत, वो तो सूंघ सूंघ कर ठीक सच्चाई निकाल ही लेगी। तो मिसेस गुप्ता की उस वक्त तक नींद नहीं टूटी थी। दूध वाले के लगातार हॉर्न की वजह से वो जागकर दूध लेने बाहर आती है। उसी वक्त सड़क पर जॉगिंग करते लोग उससे गुप्ता के बारे में पूछते हैं।
क्योंकि गुप्ता आज जॉगिंग पर नहीं आया था। मिसेस गुप्ता रात भर नाक बजाकर सोई थी, इसलिए शौहर रात को था या नहीं इसका उसे कोई अंदाजा ही नहीं। घर के अंदर जाकर वो गुप्ता को फोन करती है। गुप्ता का फोन सोफे के नीचे पड़ा था। रेखा, सुषमा और जया फोन ढूंढकर देखती हैं कि मिसेस गुप्ता ने व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजा है। मैसेज प्ले करके उन्हें पता चलता है कि कल रात दोनों के बीच रेखा को बेटी की शादी में बुलाने को लेकर झगड़ा हुआ था। गुप्ता की बेटी गोल्डी की 1-2 दिन में शादी थी। गुप्ता रेखा को शादी में बुलाना चाहता था, मगर बीवी ऐसा करने नहीं देगी। मिसेस गुप्ता ने वॉइस मैसेज में भी यही बात साफ साफ कह दी। रेखा को लेकर दोनों के झगड़े वाली इस बात पर रेखा को काफी मजा आता है। इसी बीच जया के ससुर का फोन आने पर वो बाहर बात करने चली जाती है। जया का यूं माँ के पास चले आना उसके ससुर को नागवार गुजरा था। जया ससुर को मनाने की कोशिश कर रही थी, तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर जया से उसका नाम पूछता है और साथ चलने को कहता है। जया तो बुरी तरह घबरा जाती है। वो सोचती है शायद पुलिस को मर्डर के बारे में पता चल गया है, मगर थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि ऑफिसर उसके साथ मजाक कर रहा है। दरअसल ये उसका बचपन का दोस्त महेश्वरी है। और मजे की बात, महेश्वरी रिश्ते में गुप्ता का सगा साला लगता है, तो महेश्वरी को जया को देखकर थोड़ी अलग सी फीलिंग होती है। दरअसल वो जया को बहुत पहले से पसंद करता था, यहाँ तक कि आज जया से उसकी मुलाकात 6 साल 46 दिन बाद हो रही है, ये हिसाब भी उसने रखा हुआ था। खैर, दोनों के बीच और भी काफी देर बातचीत चलती है। महेश्वरी से जया को पता चलता है कि गोल्डी की शादी के सिलसिले में आज घर पर प्रार्थना का आयोजन है। ये सुनकर जया एक प्लान बनाती है। आयोजन में कॉलोनी के सबको बुलाया गया है, तो प्रार्थना के दौरान वो गुप्ता की डेड बॉडी बाहर ले जाएंगे और कैनाल में फेंक देंगे। इसके लिए जया और उसकी माँ पुराना कंबल ढूंढने लगती हैं। उसी वक्त जया हिचकिचाते हुए माँ से कहती है कि उसे 5.5 लाख रुपए चाहिए। अमाउंट सुनकर रेखा पूछती है कि इतने पैसे उसे किस लिए चाहिए। जवाब देने से पहले ही सुषमा गुप्ता का फोन लाकर कहती है कि मिसेस गुप्ता ने एक और वॉइस मैसेज भेजा है। वो गुप्ता से घर लौट आने की रिक्वेस्ट कर रही थी। उसके बोलने का अंदाज सुनकर सुषमा और रेखा दोनों हंसने लगती हैं। घर में लाश पड़ी है और दोनों का ये नाटक देखकर जया भड़क जाती है और डांट कर उन्हें काम पर लगने को कहती है। इसके बाद वो तीनों मिलकर गुप्ता की लाश को पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं। अचानक गुप्ता को छींक आती है तो दहशत में सुषमा से छोड़ देती है। रेखा और जया सुषमा की बात पर यकीन नहीं कर रही थी, मगर जब गुप्ता उनकी तरफ गर्दन घुमाता है तो तीनों दहशत में चीख उठती हैं। गुप्ता बड़बड़ाकर बातें भी कर रहा था और नींद में ही हंस रहा था। जया तो उसे भूत समझकर दहशत से बेहाल हो गई, मगर रेखा कहती है गुप्ता अभी मरा नहीं है, वो अब भी जिंदा है। दोनों बेटियां थोड़ी राहत की सांस लेती हैं, कम से कम कत्ल के मुकदमे में तो वो नहीं फंस रही। वो गुप्ता को एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजना चाहती थी, मगर रेखा रोक देती है। वो गुप्ता के मुंह, हाथ और पैर बांधने लगती है। इसी बीच सुषमा फिर से गुप्ता का मोबाइल खंगाल कर देखती है कि उसकी माँ ने ही कल रात गुप्ता को मैसेज करके यहाँ बुलाया था। रेखा ने मैसेज में लिखा था कि गुप्ता उसके साथ 3 पत्ती खेलना चाहता है या नहीं। अब दोनों बेटियां माँ पर चढ़ बैठती हैं। पहले तो रेखा मानने को तैयार नहीं होती, मगर बेटियों के दबाव में मान लेती है। रेखा ने बार से कुछ पैसे उड़ा लिए थे। गुप्ता को ये बात पता चल गई थी और उसने बार के मालिक को बता देने की धमकी दी थी। रेखा ने गुप्ता से रिक्वेस्ट की थी कि वो बार के मालिक को ये बात ना बताए, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। ऊपर से उसने वो पैसे जरूरत में उड़ाए थे। फिर भी गुप्ता ने धमकी दी कि वो कल बार के मालिक को बता देगा। इसीलिए रेखा ने गुप्ता को मैसेज करके 3 पत्ती खेलने के बहाने बुलाया था, ताकि उसे समझा बुझाकर मालिक को बताने से रोका जा सके। गुप्ता ने शायद उसके मैसेज का कोई और ही मतलब निकाल लिया था, इसलिए घर में घुसते ही रेखा के साथ जबरदस्ती करने लगा और हादसा हो गया। दोनों बेटियां पूछती हैं कि उसने बार से कितने पैसे उड़ाए हैं। रेखा बताती है ज्यादा नहीं, बस यही कोई 5-5.5 लाख रुपए। ये सुनते ही दोनों की आंखें माथे पर चढ़ जाती हैं। इतने सारे पैसों की मांग को क्या जरूरत थी। रेखा मानने को तैयार नहीं होती, मगर वो समझ जाती है कि उसने जुआ खेलने में पैसे उड़ाए हैं। पकड़े जाने पर रेखा सफाई देती है, उसने सारे पैसे हारे नहीं है, वो फिर से जीत गई है, बस 2 दिन बाद ही पैसे कैश में रख देती। ये सब सुनकर जया बहुत भड़क जाती है। वो कहती है कि वो एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगी। रेखा जया से बहुत मिन्नतें करती है कि वो ना जाए, फिर भी जया जब नहीं मानती तब रेखा एक चारा फेंकती है। तुझे पैसों की जरूरत है ना। पैसों का नाम सुनते ही जया माँ का साथ देने को राजी हो जाती है। अगले दिन सुषमा गोल्डी के साथ खड़ी बातें कर रही थी। ये देखकर मिसेस गुप्ता को अच्छा नहीं लगता। वो गोल्डी को बुला लेती है और उन लोगों के परिवार के साथ ना घुलने मिलने की सलाह देती है। मिसेस गुप्ता का मानना है कि रेखा के परिवार वाले बुरी नजर डालेंगे तो उनका अमंगल होगा। इसी बीच सुषमा फिर से गुप्ता के मोबाइल से मैसेज भेजती है, मैं अब कभी घर नहीं लौटूंगा, अपनी बेटी की शादी खुद ही संभालो। ये मैसेज देखकर मिसेस गुप्ता और ज्यादा बेचैन हो जाती है।
और कहती है, शायद रेखा वालों की बुरी नजर की वजह से ही उनके परिवार में इतनी मुसीबतें हैं, इसलिए वो पूजा देने चली जाती है। वैसे सुषमा के साथ गुप्ता वालों की पुरानी रंजिश भी है। सुषमा हमेशा वायरल होना चाहती थी, तो उसने एक बार गुप्ता के बेटे के साथ बारिश में भीगकर रोमांटिक किसिंग वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया था। बस फिर तो वायरल होने से उसे कौन रोकता। आखिरकार बात पंचायत तक पहुंच गई। पूरी कॉलोनी आकर घर के सामने जमा हो गई। गुप्ता आकर रेखा और सुषमा को खूब खरी खोटी सुनाता है, मगर माँ बेटी दोनों ही बेशर्म। हालात ठंडे करने के लिए रेखा सुषमा को घर से निकालने का नाटक करती है। सुषमा भी खुशी खुशी निकलकर जया के ससुराल जा पहुंचती है। वहां जाकर उसकी बारिश में भीगने वाली आदत का असर शुरू होता है। वो जया के ससुर से लेकर शौहर और देवरों के सामने छींक मारकर अटेंशन खींचने की कोशिश करती है, और किसी की नहीं तो जया के शौहर मानस का ध्यान वो ठीक ही खींच लेती है। एक दिन बारिश में जब जया छत पर कपड़े उठाने जाती है तो देखती है कि मानस और सुषमा वीडियो बना रहे हैं, और वो सिलसिला तो अब भी जारी ही है। खैर, मिसेस गुप्ता बुरी नजर काटने के लिए पूजा देकर रेखा के घर जाती है। उसे देखते ही तीनों रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं, मगर मिसेस गुप्ता तो अंदर घुसेगी ही। चालाकी से वो पानी पीने को मांगती है तो वो लोग मना नहीं कर पाती, तो रेखा पानी लेने चली जाती है और जया सुषमा रास्ता रोककर खड़ी रहती हैं। तब मिसेस गुप्ता जया को हटाने के लिए कहती है, अपनी माँ से कहो पानी में थोड़ी बर्फ डाल दे। मजबूर होकर जया भी चली जाती है। फिर सुषमा को हटाने के लिए मिसेस गुप्ता कहती है, तू जाकर बोल बर्फ ज्यादा न डाले। मजबूर होकर सुषमा भी चली जाती है। तब मिसेस गुप्ता बैग से एक छिला हुआ नारियल निकालती है। नजर काटने के लिए पूजा देकर वो इसे ले आई थी। वो एक फूलदान के ऊपर वो नारियल रख देती है। दरअसल इसीलिए वो इतना नाटक कर रही थी। तो थोड़ी देर बाद तीनों पानी ले आती हैं। तभी अचानक मिसेस गुप्ता को एक बदबू आती है। वो बदबू बाथरूम या कमरे के अंदर से आ रही थी, तो वो बाथरूम में घुसने का बहाना बनाती हैं। उसी साइड में दरअसल गुप्ता को उन्होंने रखा था, तो उसे रोकने के लिए वो तरह तरह के बहाने बनाने लगती हैं। मगर तभी गोल्डी आकर मिसेस गुप्ता को बुलाकर ले जाती है, तो वो लोग थोड़ी राहत की सांस लेती हैं। मगर मिसेस गुप्ता को कुछ न कुछ शक हो रहा था। वो घर लौटकर अपने भाई यानी महेश्वरी को बताती है कि गुप्ता शायद रेखा वालों के घर में ही है। महेश्वरी पुलिस की तरह जिरा करता है कि वो कैसे श्योर हो रही है कि गुप्ता उसी घर में है। तब मिसेस गुप्ता महेश्वरी को गुप्ता का एक कपड़ा सुंघाती है। बदबू से महेश्वरी नाक हटा लेता है। मिसेस गुप्ता कहती है, ये सांडे का तेल है। गुप्ता सांडे का तेल इस्तेमाल करता था। उसने उसी तेल की गंध रेखा वालों के घर में भी महसूस की है। बहन का शक दूर करने के लिए महेश्वरी रेखा वालों के घर जाकर कॉलिंग बेल बजाता है। रेखा, जया और सुषमा उस वक्त गुप्ता की बॉडी को कंबल में लपेटकर उसके सिर को एक हांडी से ढककर दूसरी जगह खींच कर ले जा रही थी। सीढ़ी तक पहुंचते ही महेश्वरी दरवाजे के बाहर आ जाता है, तो उसे हैंडल करने के लिए जया मीठी मीठी बातों से महेश्वरी का दिल बहलाकर उसे लेकर बाहर चली जाती है। गुप्ता का भारी भरकम शरीर सुषमा और रेखा के लिए खींच कर ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो सीढ़ी के बगल वाले कमरे के दरवाजे तक गुप्ता को खींच ले जाती हैं, मगर वो दरवाजा उन्हें खूब परेशान कर रहा था। जितना भी धकेलो वो फिर से बंद हो जाता, जिससे गुप्ता की बॉडी कमरे में डालने में दिक्कत हो रही थी। इस कमरे के सामने ही वो बड़ी फूलदान थी जिसमें मिसेस गुप्ता थोड़ी देर पहले नारियल रख गई थी। रेखा इस फूलदान से दरवाजे को टेक देकर रोकने को कहती है। इसके बाद वो थोड़ा आसानी से गुप्ता को अंदर ले जाकर दो डमी के साथ लेटा देती हैं। फिर फूलदान को थोड़ा हटाकर कमरे के अंदर रखकर दरवाजा बंद करके बाहर आ जाती हैं। इधर जया महेश्वरी को बाहर ले जाकर जमकर उसके साथ बातें कर रही थी। इससे महेश्वरी पूरा पट जाता है। पुराना प्यार फिर से जाग उठता है, जिससे वो जीजा वाला मसला ही भूल जाता है। दरअसल जया भी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। वो सबके सामने ऐसा दिखावा करती है मानो उसने माँ से रूप तो पाया है मगर उसका कैरेक्टर नहीं पाया। मगर किसी फल का बीज उस पेड़ से चाहे कितनी भी दूर जाकर होगे, बीज तो पेड़ के ही गुण पाता है ना। जया की शादी का इतिहास भी काफी रंगीन है। जया की बचपन की सहेली रति का रिश्ता मानस के साथ आया था। मानस के घर वाले जिस दिन रति को देखने आते हैं उस दिन घर के काम में मदद करने जया भी रति के घर गई थी। जया रोटी बना रही थी और वही रोटी रति मेहमानों को सर्व कर रही थी। मानस वालों की पारिवारिक स्थिति अच्छी थी, तो मौका देखकर जया मानस को आंख मारकर इशारा देती है। तब बाथरूम जाने के बहाने मानस किचन में जया के पास चला आता है। थोड़ी देर बाद रोटी लेने आई रति दोनों को एक साथ देखकर चीख उठती है। तब सब आकर इकट्ठा हो जाते हैं। मानस की माँ जया की रोटी बनाने पर फिदा हो जाती है। बस रोटी गोल और फूली फूली बन रही है, ये देखकर ही वो रति के साथ मानस की शादी तोड़कर जया के साथ शादी करा देती है और जया की शादी के गम में महेश्वरी देवदास हो जाता है। हालांकि इस घटना पर तब काफी हाय तौबा मची थी और इसका फैसला करने की जिम्मेदारी गुप्ता को ही दी गई थी। बाद में वैसे कुछ नहीं हुआ।
खैर, जया हंसी मजाक में महेश्वरी के साथ घर के सामने आकर देखती है कि मानस आकर खड़ा है। मानस को देखकर वो बुरी तरह हड़बड़ा जाती है। मानस भी जया को दूसरे लड़के के साथ देखकर शक करता है। घर के अंदर जाकर मानस उसी टूटे सोफे पर बैठकर सोच विचार कर रहा था। हालांकि तब तक टूटे पाए की जगह कुछ किताबें ठूस दी गई थी। इन किताबों का इससे बेहतर इस्तेमाल शायद और हो ही नहीं सकता था। तो जया मानस को सफाई देती है कि वो फार्मेसी में दवा खरीदने गई थी, मगर मानस उसकी बात पर यकीन ना करके सुषमा से पूछता है। सुषमा भी वही जवाब देती है तो मानस थोड़ा आश्वस्त हो जाता है। ऊपर से वो मानस के सामने ऐसी एक्टिंग शुरू करती हैं कि मानस भी पट जाता है। रात को मानस खाने के वक्त 3 पत्ती खेल रहा था। उसे पेशाब लगने पर वो उसी कमरे में जाने की कोशिश करता है जिसमें गुप्ता को रखा है, मगर वो उस कमरे का दरवाजा खोल नहीं पाता। बाकी लोग मानस को देखकर फटाफट भागकर उसे दूसरे बाथरूम में भेज देते हैं। इन सब के बीच रेखा छिपकर किसी को सीक्रेटली फोन करके बताती है कि गुप्ता अभी मरा नहीं है। ऊपर से उसकी दोनों बेटियां शक कर रही हैं कि उसने जुआ खेला है, मगर असली बात तो कोई जानता ही नहीं था। वैसे भी रेखा के अंदर रहस्यों का कोई अंत नहीं है। पति के मरने के बाद उसने सेंटिमेंट क्रिएट करके कई जगहों से लोन लिया, फिर उसने पहला बिजनेस शुरू किया, और वो भी लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चुराकर उन्हें बेचना। मगर इससे भी उसे मनचाहा फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए इस बार उसने बैचलरों के लिए खाना बनाकर देने के नाम पर खाने के टिफिन बॉक्स में ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू कर दी। ड्रग्स के बिजनेस में बोरियत महसूस होने पर उसने इस बार एक साइबर कैफे खोल लिया। उसका ये बिजनेस खूब फला फूला और थोड़े ही वक्त में उसने सारा लोन चुका दिया। दरअसल रेखा के साइबर कैफे में अश्लील वीडियो देखने की फैसिलिटी थी, इसीलिए मर्द वहां जाते। मगर कहा जाता है कि कई नौजवान अंदर जाकर फिर लौटकर ही नहीं आए। उनके बारे में अफवाह यही है कि रेखा ने उन्हें गार्डन में गाड़ दिया है और वहां फूलों के पौधे लगाकर रोज पानी देती है। इसीलिए रेखा के राज को कोई पकड़ नहीं पाया। खैर, अगली सुबह एक और धमाका होता है। कोई गोल्डी को फोन करके धमकी देता है कि उन्होंने गुप्ता जी को किडनैप कर लिया है। उसे जिंदा देखना है तो लिवर्स लेन में डस्टबिन के ऊपर एक बैग में 5.5 लाख रुपए रखकर जाना होगा। गोल्डी रो रो कर घर में सबको ये बात बताती है। गुप्ता का बेटा बाहर बाजार जाता है तो उससे ये इन्फॉर्मेशन मानस को मिलती है और वो घर आकर बताता है। इस बात को लेकर अब रेखा, जया और सुषमा तीनों एक दूसरे पर शक करने लगती हैं कि किडनैपर बनके फोन किसने किया। खासकर सुषमा और जया एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थीं, जिससे दोनों के बीच झगड़ा छिड़ जाता है। जया सुषमा के बाप को लेकर भी बात कह जाती है, क्योंकि अब तक कोई नहीं जानता कि सुषमा का बाप कौन है। झगड़े के एक मोड़ पर इल्जाम घूमकर रेखा की तरफ जाता है। सुषमा कहती है, कॉलोनी के लोग जो कहते हैं शायद वो सब सच है। माँ ने शायद उन दोनों के बाप को ही मार डाला और फूलों के बाग के नीचे दफना दिया। ये सुनकर रेखा का चेहरा सख्त हो जाता है, आंखें तीखी और गुस्से से भर उठती है। वो जोर से डांटकर एक किचन नाइफ हाथ में लेकर कहती है, गुप्ता वाला मसला खत्म होने तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। अगर उसे जेल जाना पड़ा तो दोनों बेटियों को साथ लेकर ही जेल जाएगी, इसलिए दोनों अपना मुंह बंद रखें। माँ का ये तेवर देखकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं। इसके बाद जया थाने में महेश्वरी से मिलने जाती है, ये जानने के लिए कि किडनैप की अफवाह सच है या नहीं। वहां जाकर जया को पता चलता है कि महेश्वरी ने गुप्ता के मिसिंग वाली रात की सीसीटीवी फुटेज देखी है। फुटेज से उसे पता चला कि गुप्ता कॉलोनी में घुसा था, ठीक है, मगर बाहर नहीं निकला। इसलिए पुलिस का अंदाजा है कि गुप्ता कॉलोनी के अंदर ही है। ये सुनकर जया घबरा जाती है। वो महेश्वरी से पूछती है कि पुलिस कॉलोनी के सब घर सर्च करेगी या नहीं। महेश्वरी बताता है कि सर्च के लिए वारंट चाहिए। उनके पास अभी वारंट नहीं है, इसलिए सर्च नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर जया थोड़ी निश्चिंत हो जाती है। रात को महेश्वरी, मिसेस गुप्ता और गोल्डी एक नाटक रचते हैं। महेश्वरी पहले से किडनैपर की बताई लोकेशन को फोर्स लगा के घेर लेता है। मिसेस गुप्ता और गोल्डी पैसों का बैग लेकर घर से निकलती हैं। वो किडनैपर की बताई जगह पर पैसों का बैग रख आएंगी। उसके बाद जो भी बैग लेने आएगा महेश्वरी उसे पकड़ लेगा। इधर ठीक उसी वक्त रेखा छिपते छिपाते घर से निकल रही थी। उसे फॉलो करते हुए जया भी पीछे लग जाती है। दोनों को नोटिस करके सुषमा भी उनके पीछे लग जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद रेखा एक दुकान का शटर उठाकर अंदर घुसती है। फिर शटर पर नॉक होने पर रेखा शटर उठाकर देखती है कि जया खड़ी है। जया जानना चाहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जवाब देने से पहले ही सुषमा भी आ जाती है। उसका भी वही सवाल। इस बार भी जवाब देने से पहले फिर शटर पर नॉक पड़ता है। इस बार शटर खुलने पर एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आता है। उस आदमी की तरफ इशारा करके रेखा सुषमा से कहती है, ये है सुषमा का बाप। बाप को देखकर सुषमा नॉस्टैल्जिक हो जाती है। दरअसल जया के बाप के मरने के बाद एक आदमी चादर में छिपकर अक्सर रेखा के घर के दरवाजे पर दस्तक देता था। उसी दस्तक की आवाज है रेखा फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी।
सुषमा के जन्म के बाद से कॉलोनी की औरतें सुषमा के चेहरे से अपने पतियों की तस्वीर मिलाकर देखती थीं कि चेहरे में कोई मिलान है या नहीं। दरअसल कोई जानता ही नहीं था कि किसकी दस्तक की आवाज से सुषमा पैदा हुई। एक दिन रेखा ने सुषमा को आसमान का चांद दिखाकर कहा था, वो चांद सबका मामा होता है मगर सिर्फ तुम्हारा बाप होता है। तब से सुषमा चांद को ही अपना बाप समझती थी। इसी बात पर एक दिन छोटी गोल्डी ने सुषमा का मजाक उड़ाया था। इस पर सुषमा ने गोल्डी को इतने जोर से घूसा मारा कि गोल्डी के 2 दांत तक टूट गए। तब से बेचारी गोल्डी का नाम सार्थक हो गया और उसके मसूड़े में 2 सोने के दांत लग गए। तो सुषमा का बाप चंद्र आगे बढ़कर सबसे पहले पूछता है, कैसी हो मेरी सरला? रेखा बगल से करेक्शन करती है, सरला नहीं सुषमा। तब चंद्र भी करेक्शन करके फिर से पूछता है, कैसी हो मेरी सुषमा? कितनी बड़ी हो गई, उस नन्ही उम्र में देखा था। साइड से चिढ़कर जया कहती है, आपने इसे देखा ही कब? पैदा करके तो गायब हो गए थे। सुषमा भी पूछती है कि वो उससे कभी मिलने क्यों नहीं आया। चंद्र समझाने के अंदाज में कहता है कि उसने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, उनमें सबसे बड़ी कुर्बानी है सुषमा। बगल से रेखा कहती है, सुषमा जब पैदा हुई उस वक्त चंद्र को अंडरवियर मिशन पे भेजा गया था। थोड़ा चिढ़कर चंद्र करेक्शन करता है, अंडरवियर नहीं वो अंडर कवर मिशन होगा। तो रेखा चंद्र से पूछती है कि वो बाकी पैसे लाया है या नहीं। पूछते पूछते रेखा भी बैग से पैसों की गड्डी निकालती है। ये देखकर दोनों बेटियां हैरान होकर पूछती हैं, तो इतनी देर पैसे माँ के पास ही थे? रेखा कहती है, यहाँ सिर्फ आधे पैसे हैं, बाकी पैसे उस दिन चंद्र ले जाना भूल गया था। तब दोनों पूछती हैं कि घटना वाले दिन घर में चंद्र भी था या नहीं। माँ को लगातार झूठी कहानियां सुनाते देख दोनों बेटियां गुस्सा हो जाती हैं और सच बताने को कहती हैं। अब रेखा बताती है, उसने बार से 3 लाख रुपए निकालकर सुषमा के बाप को दिए थे। बाद में पैसे निकालने की बात गुप्ता को पता चल गई और वो मालिक को बता देने की धमकी दे रहा था। इसलिए रेखा ने गुप्ता और चंद्र को घर बुलाया था ताकि वो मर्द होकर मर्द की तरह मामला सेटल कर ले। ये सुनकर जया और सुषमा गुस्सा हो जाती हैं। तब रेखा कहती है, सुषमा के बाप की दुकान के लिए टोकन लेना है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो लोग एक सिक्योरिटी एजेंसी खोलेंगे। जया बात पकड़कर कहती है, इसीलिए शायद इसी आदमी ने गुप्ता जी के घर फोन करके फिरौती मांगी होगी। चंद्र मानने को तैयार नहीं होता तो जया उसे जेल भेजने की बात कहती है। इस पर चंद्र भड़क जाता है। वो सख्त लहजे में कहता है, कभी जेल गई हो? डंडे की मार कैसी लगती है जानती हो? चंद्र ऐसे बातें करता है मानो जेल में उसका नियमित आना जाना हो। चंद्र कहता है, उस दिन पैसों का बैग छोड़कर ना आता तो अब तक वो नेपाल में होता। रेखा पूछती है, क्या वो फिर से किसी नए मिशन पर जा रहा है? तब चंद्र चिढ़कर कहता है, वो किसी आर्मी में नौकरी नहीं करता, वो कोई कर्नल भी नहीं है, वो देश का वांटेड अपराधी है। हर 2-3 महीने बाद ही वो गिरफ्तार हो जाता है। इसलिए पैरा अब उसे अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए रेखा से पैसे झटक कर वो नेपाल भागने का प्लान बना रहा था। रेखा चंद्र की बात सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। इतने दिनों बाद भी वो उस आदमी की असली पहचान नहीं जानती थी। चंद्र पैसों का बैग मांगता है तो जया देना नहीं चाहती। तब वो चाकू निकालकर सुषमा के गले पर रखता है तो रेखा छलछलाती आंखों से जया को पैसों का बैग दे देने को कहती है। चंद्र पैसों का बैग लेकर तीनों को गालियां देते देते चला जाता है। इधर महेश्वरी डस्टबिन के पास छिपकर फिरौती वाले बैग पर नजर रखते रखते सो जाता है। सिर्फ वही नहीं, बाकी स्टाफ भी सो जाता है। तो रात को नाइट गार्ड की सीटी से जाकर महेश्वरी डस्टबिन के पास भागकर देखता है बैग में कोई पैसे ही नहीं है। अब वो झल्लाहट में खुद अपना ही माथा पीटने लगता है। घर लौटकर सुषमा निराश होकर गुप्ता का बंधन खोलने जा रही थी मगर जया जाकर उसे रोक देती है। जया के बाद रेखा भी आ जाती है। तब सुषमा रेखा को ऊल जुलूर बातें कहने लगती है। उसी वक्त अचानक गुप्ता उठकर खड़ा हो जाता है क्योंकि सुषमा ने उसके पैरों का बंधन खोल दिया था। हाथ और मुंह बंधे होने के बावजूद गुप्ता उनकी तरफ मारमुख होकर झपटता है। तब तीनों रोकने जाती हैं तो गुप्ता एक झटका मारकर जया को गिरा देता है। जया फूलदान से जा टकराती है जिससे उसके ऊपर से नारियल फर्श पर गिर जाता है। गुप्ता रेखा और सुषमा के साथ हाथापाई कर रहा था तो जया नारियल उठाकर उसे गुप्ता के सिर पर दे मारती है। इससे गुप्ता चीखकर फिर से बेहोश हो जाता है। ड्राइंग रूम में मानस सो रहा था। आवाज सुनकर वो जाग जाता है और जया को गालियां देने लगता है। उसे शक है कि जया किसी को घर लाकर रंगरेलियां मना रही है। इस बार जया के सब्र का बांध भी टूट जाता है। वो मानस को भी खूब उल्टा सीधा बोलकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। मानस विरोध करने की कोशिश करता है तो जया उसे चप्पल से पीटकर उसके मर्दानगी पर सवाल उठाकर तलाक की बात कहकर भगा देती है। वो रात तीनों परेशान होकर बिताती हैं। सुबह जोरदार बारिश और तूफान हो रहा था। रेखा खिड़की बंद करने जाती है तो देखती है कि गुप्ता बाहर खड़ा है। चूंकि गुप्ता के पैरों का बंधन खुला हुआ था इसलिए होश आने पर वो बाहर निकल गया था। रेखा कोई कदम उठाती उससे पहले ही गुप्ता अपने घर में घुस जाता है। पहले कुछ देर गुप्ता चुप सा रहता है मानो किसी को पहचान ही ना पा रहा हो। मिसेस गुप्ता शक करती है कि शायद रेखा ने ही गुप्ता को किडनैप किया था
क्योंकि गुप्ता का मुंह जिससे बंधा था वो रेखा का स्लीवलेस ब्लाउज था। पकड़े जाने के डर से जया सारी चीजें हटाने के लिए एक जगह इकट्ठा कर रही थी। उसी वक्त गुप्ता का फोन आता है। गुप्ता रेखा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे मिस कर रही हो क्या? पहले तो मैं चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा, फिर मुझे 3 पत्ती खेलने का चारा देकर सिर पर चोट करके मार डालने की कोशिश की, उसके बाद फिर बेटियों को भी मदद के लिए बुला लाई। नाटक तो अच्छा ही सजाया था। गुप्ता जितना आम लगता है उतना आम है नहीं। रेखा जिस घर में रहती है वो गुप्ता की संपत्ति है, इसलिए उसने जिंदगी भर रेखा को मानसिक दबाव में रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार गुप्ता ने मॉब क्रिएट करके रेखा वालों के घर में तोड़ फोड़ भी करवाई थी। गुप्ता वो बात याद दिलाकर रेखा को घर छोड़कर चले जाने को कहता है। उस बार जब घटना हुई थी तब जया और सुषमा छोटी थीं। असंख्य लोग अचानक घर के अंदर लाठी डंडे लेकर घुस पड़े थे और तोड़फोड़ कर रहे थे। रेखा ने बेटियों को लेकर किसी तरह एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद करके अलमारी से दबा रखा था, इसलिए वो लोग बच गई थीं। वो सब बातें याद आने पर दहशत में रेखा जया और सुषमा को यहाँ से चले जाने को कहती है, मगर वो माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी। हालात सामान्य करने के लिए जया लूडो का बोर्ड लेकर सांप सीढ़ी खेलने बैठ जाती है। उसी वक्त जया के दिमाग में एक प्लान आता है। रेखा पर शुरू से ही गुप्ता की नजर थी, अब भी उसका वैसा ही आकर्षण है, इसलिए रेखा को खूबसूरती से सजाया जाता है और जया गुप्ता को एंजॉय की बात कहकर बुला लाती है। दोनों बेटियां भी मेकअप करके सज धज लेती हैं। गुप्ता आता है तो उसे जूस पीने को दिया जाता है, मगर गुप्ता उन पर यकीन नहीं कर पा रहा था, इसलिए पहले रेखा को जूस में चुस्की दिलाता है। रेखा को कुछ न होने पर अब वो जूस पीता है। इसके बाद गुप्ता उन्हें डांस करने को कहता है। डांस के साथ साथ वो गुप्ता के बदन पर तेल मलकर मसाज भी कर रही थीं। तब तक मिसेस गुप्ता और महेश्वरी के पास गुप्ता के रेखा के घर में होने का मैसेज पहुंच जाता है, इसलिए मिसेस गुप्ता मामला देखने के लिए रेखा के घर चली आती है। तब तक जया वालों ने गुप्ता के साथ कई फोटो खींच लिए। गुप्ता गुस्से में फोन छीनने जाता है तो पैरों में तेल होने की वजह से फर्श पर फिसलकर गिर जाता है। मिसेस गुप्ता आकर देखती हैं कि बदन पर तेल मले अधनंगी हालत में गुप्ता यहाँ बैठा है। वो गुप्ता का असली चेहरा उसकी बीवी के सामने दिखा देती हैं। गुप्ता चढ़ बैठता है तो वो फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देने की धमकी देती हैं। इससे गुप्ता की इज्जत सब धूल में मिल जाएगी। इसके बाद रेखा प्रैक्टिकली दिखा भी देती है कि उस रात गुप्ता उसके घर आने के बाद क्या हुआ था। पकड़े जाने पर गुप्ता कहता है, अब वीडियो में तो रेखा, जया और सुषमा भी हैं, इसलिए वीडियो अपलोड किया तो उनकी भी इज्जत खराब होगी। इज्जत की बात सुनकर तीनों पागलों की तरह हंसने लगती हैं, क्योंकि कॉलोनी के लोग तो वैसे भी उनकी जरा भी इज्जत नहीं करते, इसलिए नए सिरे से इज्जत खोने का कोई डर नहीं। गुप्ता उनकी आगे और न चल पाने पर घर चला जाता है। गुप्ता को ब्लैकमेल करके रेखा वाली भी फिलहाल सारा झमेला संभाल लेती है। इसके बाद कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। तीनों बैठकर टीवी देख रही थीं। एक गाने के रियलिटी शो में वो गोल्डी को देख पाती हैं। गोल्डी का सपना था गायिका बनना, फिर भी बाप जबरदस्ती उसकी शादी करा रहा था, इसीलिए वो शादी से पहले वाली रात भाग गई थी। जज पूछते हैं कि गोल्डी यहाँ का खर्चा कैसे संभाल रही है। तब गोल्डी बताती है कि उसने हाथ खर्च बचाकर 5.5 लाख रुपए जमा किए थे, उसी से खर्चा संभाल रही है। पैसों का अमाउंट सुनकर वो समझ जाती हैं गोल्डी ने जिस किडनैपर के फोन की बात कही थी वो फर्जी था। दरअसल बाप के मिसिंग रहने का फायदा उठाकर गोल्डी ने ही किडनैपर का फिरौती मांगने वाला किस्सा घड़कर पैसे झटके थे। ये जानकर तीनों को बहुत मजा आ रहा था, तो इसके बाद वो सज धज कर सड़क पर आकर नाचने लगती हैं। और जो भी हो, अब कम से कम वो आजाद हैं, जैसे चाहे वैसे जिंदगी जी सकती हैं। इसी आजादी की खुशी में वो नाच रही थीं। और इसी के साथ ये सिनेमा यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, इंसान को कभी देखकर पहचाना नहीं जा सकता कि वो कैसा है। शराफत के नकाब के पीछे भी गंदा मन छिपा रहता है, इसलिए किसी से घुलने मिलने से पहले उसे परख लेना ही बेहतर है। आज के लिए बस इतना ही। सब खुश रहें। शुक्रिया।